होती है थंडरबोल्ट रॉस से। और ये थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू का वही कैरेक्टर है जो कि पहले यूएस आर्मी के अंदर जनरल हुआ करता था और इसी की वजह से ब्रूस बैनर हल्क बना था। और अगर बात करें इसके लास्ट अपीयरेंस की तो एमसीयू में हमने थंडरबोल्ट रॉस को लास्ट टाइम देखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर और उसके बाद अब ये सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थंडरबोल्ट रॉस के एक्टर है उनकी अभी से काफी साल पहले मौत हो चुकी है और इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने थंडरबोल्ट रॉस को इन एक्टर से रिप्लेस कर दिया है और इन नए वाले एक्टर का नाम है हैरिसन फोर्ड। सो दोस्तों जैसे इस थंडरबोल्ट रॉस से मूवी की स्टार्टिंग होती है वैसे हमें पता लगता है कि ये थंडरबोल्ट रॉस अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है, यानी कि अब से थंडरबोल्ट रॉस ही पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रूल करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही 5 महीने बीत जाते हैं और 5 महीने बीतने के बाद हम सीधा सैम विल्सन से मिलते हैं, यानी कि एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका से। हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर सैम विल्सन यानी कि नया वाला कैप्टन अमेरिका यूएस मिलिट्री मिशन पर आए होते हैं और इस मिशन के अंदर उन्हें कई सारे टेररिस्टों से फाइट करनी होती है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि मैक्सिको के अंदर एक काफी पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है सरपेंट ग्रुप और इस सरपेंट ग्रुप ने इस टाइम पर जापान की एक खास चीज को चोरी कर लिया है और जापान की वो खास चीज इस टाइम पर एक कंटेनर के अंदर होती है जो कंटेनर इस सरपेंट ग्रुप के बॉस के पास होता है और इस सरपेंट ग्रुप का बॉस होता है साइडवाइंडर, यानी कि ये द बॉयज का स्टैन एडगर। और अब क्योंकि यूएस और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्रीज है इसीलिए जापान की इस खास चीज को वापस लाने का जिम्मा यूएसए ने उठाया है, जिस वजह से सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर यह कंटेनर लेने आए हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ही सैम विल्सन और टॉरस दोनों मिलकर इस ग्रुप के अड्डे में घुसते हैं, जिसके बाद ही सैम विल्सन की यहाँ के सारे टेररिस्टों से फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट के अंदर हमें देखते हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल करना काफी बढ़िया से सीख जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर फैल्कन के नए वाले सूट को देखते हैं, जिस सूट के जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेनियम के बने होते हैं और इसीलिए वाइब्रेनियम से बने स्ट्रॉन्ग विंग्स का यूज करके सैम विल्सन बड़े आराम से इन सारे टेररिस्टों को पीट देता है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी पता लगता है कि सैम विल्सन के जो वाइब्रेनियम से बने विंग्स हैं वो उसे वकांडा कंट्री ने एज अ गिफ्ट दिया है, क्योंकि दोस्तों हम इस बात को जानते हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर सैम विल्सन ने भी वकांडा में रहकर वकांडा के लिए फाइट की थी। अब इसके बाद ही सैम विल्सन यहाँ के सारे गुंडों को पीटने के बाद इन सबके लीडर के पास पहुंचता है, यानी कि सरपेंट ग्रुप के बॉस साइडवाइंडर के पास। और उसके पास पहुंचने के बाद ही वो देखता है कि जापान कंट्री का वो खास कंटेनर अभी उसके हाथों में है और फिर इसलिए सैम विल्सन साइडवाइंडर से वो कंटेनर ले लेता है, लेकिन साइडवाइंडर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन कंटेनर मिलने की वजह से सैम विल्सन अपनी टीम के साथ वापस यूएसए आ जाता है। अब वापस यूएसए आने के बाद हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली से मिलवाता है। अब दोस्तों जिन्होंने भी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखी है वो सभी के सभी आइजिया ब्रैडली को जानते होंगे, लेकिन हाँ अगर तभी कोई इस कैरेक्टर को नहीं जानता है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें इसके बारे में फिर से पता लगेगा। अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसे टॉरस को आइजिया ब्रैडली से मिलवाता है वैसे वो उसे बताता है कि आइजिया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है एंड वो भी एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये बात जानकर टॉरस काफी ज्यादा दंग रह जाता है, लेकिन इसी के आगे सैम टॉरस को बताता है उसके बाद यूएसए कंट्री ने आइजिया ब्रैडली को अपना नया कैप्टन अमेरिका बनाया था और ऐसे इसीलिए क्योंकि आइजिया ब्रैडली भी स्टीव रॉजर्स की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर था, जिस वजह से आइजिया ब्रैडली की ताकत, बहादुरी और देशभक्ति को देखकर उसे स्टीव रॉजर्स के बाद कैप्टन अमेरिका बनाया गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका बनने के कुछ टाइम बाद ही आइजिया ब्रैडली को 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया और फिर 30 साल जेल काटने के बाद ही वो आजाद हुए। अब टॉरस जैसे सुनने के बाद ही आइजिया ब्रैडली टॉरस को बताता है कि जब स्टीव रॉजर्स के बाद उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया तब उसने कई सारे सक्सेसफुल मिशंस किए और हर बार अपने कई सारे साथियों की जान बचाई और इसीलिए मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी एक फेमस सुपर हीरो बने और इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अचानक से अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डालकर 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे और 30 सालों के बाद ही मुझे जेल से आजादी मिली। और इसी वजह से मैं अपने देश से तो प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस यूएसए देश की सरकार से बहुत नफरत है। हालांकि इन सारी बातों को जानने के बाद ही टॉरस, सैम विल्सन और आइजिया ब्रैडली तीनों काफी बातचीत करते हैं और टॉरस और ब्रैडली की भी दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से सैम विल्सन को एक फोन आता है और फोन उठाने पर सैम विल्सन को पता लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग और एक पार्टी रखी है और इस मीटिंग प्लस पार्टी के अंदर सैम विल्सन को भी इनवाइट किया जा रहा है। अब वैसे दोस्तों जो लोग व्हाइट हाउस के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे इंडिया कंट्री के अंदर हमारे प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं वैसे यूएसए के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं और यही व्हाइट हाउस उनका ऑफिस भी होता है। अब मीटिंग का इन्विटेशन मिलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन जल्दी से तैयार होता है और आइजिया ब्रैडली एंड टॉरस दोनों को साथ लेकर सीधा व्हाइट हाउस जाता है, यानी कि ये तीनों के तीनों पार्टी ज्वाइन करते हैं। या व्हाइट हाउस आने के बाद ही सैम विल्सन की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है, यानी कि थंडरबोल्ट रॉस से। और सैम विल्सन से मिलने के बाद ही थंडरबोल्ट रॉस उससे कहता है कि वो सैम विल्सन से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसने मैक्सिको के अंदर अपने मिशन को काफी बढ़िया तरीके से पूरा किया है और जापान की जो चीज सरपेंट ग्रुप ने चुरा ली थी वो भी सैम विल्सन बड़े आराम से वापस ले आया है। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा व्हाइट हाउस के मीटिंग हॉल को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर सैम विल्सन, आइजिया ब्रैडली, टॉरस और उनकी तरह और सारे गेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन उन्हीं सबके साथ साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस और उसके अलावा दुनिया भर की काफी सारी कंट्रीज के हेड भी होते हैं, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस इस मीटिंग को स्टार्ट करता है और वो सभी से कहता है कि आज से काफी टाइम पहले इंडियन ओशन के अंदर एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है जिसका नाम है सेलेस्टियल आइलैंड। और दोस्तों सेलेस्टियल आइलैंड और कोई नहीं बल्कि टियामत द सेलेस्टियल होता है जिसके उभरते हुए इमरजेंस को इटर्नल्स ने रोक दिया था, लेकिन इसके सख्त होने की वजह से ये एक आइलैंड जैसा बन गया। और उसी की बात करते हुए थंडरबोल्ट रॉस सबसे कहता है कि जब इंडियन ओशन के अंदर इस सेलेस्टियल आइलैंड का इमरजेंस हुआ तब दुनिया की सारी कंट्रीज का ध्यान इस पर गया और इस आइलैंड पर आकर बहुत सारी कंट्रीज ने रिसर्च किया एंड फिर जाकर हमें पता लगा कि ये आइलैंड एक नए तरह के मेटल से बना है, एक ऐसा मेटल जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन ये मेटल वकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस मेटल का नाम है एडमेंटियम। लेकिन जैसे एडमेंटियम के बारे में दुनिया को पता लगा वैसे उसे हथियाने की होड़ मच गई और इसीलिए कई सारे देशों के बीच अनबन होने लगी। लेकिन तब जाकर हमारा देश यानी कि यूएसए सामने आया और हमने इन सारे देशों का संगठन बनाने का फैसला लिया और हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सारे देश एक साथ मिल जाएं और साथ मिलकर उस सारे एडमेंटियम को आपस में बांट लें ताकि सभी को एडमेंटियम मिल जाए और किसी के बीच टकरार ना हो। और आज के दिन इस मीटिंग में हम सारे देश मिलकर उसी प्रस्ताव को पास करने आए हैं। अब इसके साथ ही थंडरबोल्ट रॉस यहाँ पर ये भी कहता है कि हमारे मित्र देश जापान ने इस सेलेस्टियल आइलैंड पर पाए जाने वाले एडमेंटियम पर काफी अच्छी रिसर्च की थी और उन्होंने एडमेंटियम के प्योर फॉर्म
को अचीव कर लिया था, लेकिन उसी प्योर एडमेंटियम को सर्पेंट ग्रुप ने चोरी कर लिया, जिसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ने मैक्सिको जाकर जापान के उस एडमेंटियम से भरे कंटेनर को उनसे वापस ले लिया और इसके लिए वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के दौरान ही हम ये देखते हैं कि यहाँ इस मीटिंग में अचानक से जोर जोर से गाना बजने लगता है और गाना बजने के साथ ही आइजा ब्रैडली खड़ा होता है और वो पास में खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उस बंदूक से सीधा थंडरबोल्ट रॉस पर फायरिंग कर देता है। और सिर्फ आइजा ब्रैडली नहीं बल्कि वह व्हाइट हाउस में खड़े यूएसए के 4 सोल्जर्स भी सामने आते हैं एंड वो लोग भी अपनी गन्स निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उस फायरिंग से थंडरबोल्ट रॉस बच जाता है, जिसके बाद सैम विल्सन जल्दी से आइजा ब्रैडली को कंट्रोल करता है और वो आइजा ब्रैडली के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद आइजा ब्रैडली और बाकी के वो 4 सोल्जर्स सभी से फाइट करने लगते हैं। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि अब बिल्कुल ही ब्लैक विडो की तरह फाइट करती है और वो एक एक करके सभी शूटर्स को ढेर कर देती है। एंड हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है कि इस लड़की का नाम रूथ है और ये यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये लड़की एक्चुअल में एक इजरायली है जिसने की रशिया के रेड रूम से ट्रेनिंग ली है, यानी कि दोस्तों ये सच की ब्लैक विडो है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रूथ, सैम विल्सन और बाकी सारे गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं और इन सबके पकड़े जाने के बाद ही सैम सीधा आइजा ब्रैडली के पास आता है एंड वो उसे पूछता है कि आखिर यार उसने ऐसा क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आइजा ब्रैडली ने सीधा यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोलियां चला दी। बट दोस्तों सैम के ऐसा पूछने पर हम ये देखते हैं कि आइजा ब्रैडली को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और इसीलिए वो सैम से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और तुम जो कह रहे हो वैसा मुझे कुछ भी याद नहीं है। और दोस्तों जिस तरह से बकी बास विंटर सोल्जर बनकर जो भी कांड करता है वो उसे याद नहीं रहता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आइजा ब्रैडली को देखकर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे भी थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर की जाने वाली फायरिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि इसने काफी बड़ा जुर्म किया होता है इसलिए आइजा ब्रैडली को अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बट उसके जेल में जाने के बाद ही सैम उससे मिलने आता है और वो आइजा ब्रैडली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम यूएस के प्रेसिडेंट पर कभी भी गोली नहीं चलाओगे और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में जानकर रहूंगा कि ये सब किसने करवाया है और फिर उसके बाद मैं बहुत ही जल्द तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। अब सैम विल्सन को भी ये पता था कि आइजा ब्रैडली निर्दोष है और हो ना हो तब अचानक से उसका फोन व्हाइट कलर में ब्लिंक होने लगा था और ऐसी सेम चीज उन 4 सोल्जर्स के साथ भी हुई थी जिन्होंने की आइजा ब्रैडली के साथ मिलकर फायरिंग की थी। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेते हैं कि उन 5 ने मीटिंग में फायरिंग तभी स्टार्ट की थी जब वहाँ पर गाना चला था और इसलिए ये दोनों श्योर हो जाते हैं कि मीटिंग में इन 5 ने जो भी किया वो इनसे किसी ने करवाया था। और इसीलिए यहाँ पर सैम टॉरस के साथ ये प्लान करता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर ही रहेगा जिसने ये सब किया है। लेकिन ये सब डिसाइड करने के बाद ही जैसे सैम विल्सन बाहर आता है और अपनी कार लेकर कुछ काम करने जाता है, वैसे रास्ते में उसे सर्पेंट ग्रुप का लीडर साइड वाइंडर घेर लेता है एंड वो उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन सैम विल्सन उससे फाइट करता है एंड वो उसे पीट कर कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद ही सैम विल्सन को पता लगता है कि अब क्योंकि सैम विल्सन ने मैक्सिको में जाकर सर्पेंट ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मार दिया था और साइड वेंडर के हाथों से जापान का कंटेनर भी छीन लिया था, इसलिए साइड वेंडर ने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया है। लेकिन यहाँ पर सैम विल्सन जैसे साइड वेंडर को हराकर उसे चित करता है वैसे वहीं पर उसे एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल उठाने के बाद ही सैम विल्सन को पता लगता है कि कोई शख्स सैम विल्सन पर नजर रख रहा है, क्योंकि वो आदमी सैम से फोन पर ये कहता है कि तुमने इसे तो यहाँ पर हरा दिया है लेकिन अब आगे जो होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को रोक नहीं सकते हो। और फिर ये बोलकर वो आदमी फोन काट देता है। इस फोन के कटने के बाद सैम जल्दी से टॉरस के पास आता है और वो टॉरस से बोलकर इस फोन कॉल को ट्रैक करवाता है। लेकिन सैम और टॉरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वो जल्दी से जाकर सीधा उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद उन दोनों को पता लगता है कि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी सिर्फ एक दिखावे के लिए है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रिसर्च एरिया है जहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवाता है और ये एक्सपेरिमेंट्स वो तब से करवाता आ रहा है जब वो आर्मी के अंदर जनरल था। लेकिन अब यहाँ पर सैम और टॉरस को जैसी सारी बातें पता लगती है वैसे उन सबके सामने नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर होता है सैमुअल स्टन्स यानी कि द लीडर। अब द लीडर को देखकर सैम विल्सन और टॉरस दोनों काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स द लीडर भी हल्क की तरह पूरा ग्रीन था और उसके सर का भेजा फ्राई हो चुका था। यहाँ पर लीडर को देखकर सैम उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हो, और हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि हो ना हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले में तुम्हारा हाथ जरूर है। अब सैम की सारी बातें सुनकर लीडर उससे कहता है कि एक्चुअल में मेरा नाम सैमुअल स्टन्स है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर मदद मांगी तब उसकी मदद करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर पे गिर गया और वो मेरे सर के जख्म के जरिए सीधा मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। हालांकि ऐसा होने से मेरा चेहरा और मेरी बॉडी तो खराब हो गए, लेकिन उस वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में थंडरबोल्ट रॉस को पता लगा वैसे उसने मुझे कैप्चर कर लिया और उसने मेरे पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उस दौरान मैं उससे कहता रह गया कि वो मुझे आजाद कर दे, लेकिन तब उसने मुझसे ये कहा कि ये सारे काम यूएस की गवर्नमेंट करवा रही है और इसीलिए वो चाहकर भी मुझे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ उसने मुझसे वादा किया कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं थंडरबोल्ट रॉस का असली इवल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि थंडरबोल्ट रॉस असलियत में कैसा इंसान है। और फिर इसी तरीके से मैं थंडरबोल्ट रॉस से अपना बदला लूंगा। और फिर ऐसा करने के लिए मैंने साइड वाइंडर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो जापान के कंटेनर को चोरी कर ले, और ऐसा करने के लिए मैंने साइड वाइंडर को सीआईए के अकाउंट से पैसे भेजे, ताकि जब जापान को इस बारे में पता लगे तब जापान को समझ में आए कि ये सारी चीजें थंडरबोल्ट रॉस ने करवाई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लीडर ने जिस सीआईए का नाम लिया है वो सीआईए यूएसए की एजेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये सीआईए हमारे देश के रॉ की तरह ही काम करती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जानने के बाद ही सैम विल्सन को ये भी पता लग जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसे जिसने फोन कॉल किया था वो भी उसे लीडर नहीं किया था, और अब इसीलिए सैम विल्सन लीडर की इन सारी बातों को जानने के बाद ये समझ जाता है कि ये जो भी गड़बड़ियां हो रही है उन सब के पीछे लीडर का हाथ है, और इसीलिए उसके लिए लीडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसे लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है वैसे लीडर इस फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना गाना सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें अपने वश में करके वो उन सभी को सैम विल्सन और टॉरस पे छोड़ देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर लीडर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सैम विल्सन और टॉरस इन सारे गार्ड्स का किसी तरह से सामना करते हैं एंड फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लीडर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान कंट्री को ये पता लग जाता है कि उनके एडमेंटियम के कंटेनर को चोरी करने के लिए साइड वाइंडर को अमेरिका के सीआईए ने पैसे भेजे थे, और इसलिए इस बात को जानकर जापान कंट्री का पीएम ये समझ जाता है कि उनके साथ ये जो भी कुछ हुआ ये सब एक चाल है, और ये चाल उनके साथ थंडरबोल्ट रॉस ने खेली है। और फिर इसके बाद जापान का पीएम ये डिसाइड करता है कि उसने एडमेंटियम को लेकर यूएसए के साथ जो गठबंधन किया था
वो उसे तोड़ देता है और वो अपनी मिलिट्री को सीधा सेलेस्टियल आइलैंड पर भेज देता है, ताकि इस तरीके से यूएसए से पहले जापान सारे एडमेंटियम को अपने काबू में कर ले। लेकिन अभी तक यूएसए के अंदर जैसे यूएस की इंटेलिजेंस को ये पता लगता है कि जापान कंट्री सारे एडमेंटियम को हासिल करने के लिए सेलेस्टियल आइलैंड पर जा रहा है, वैसे वो इस बारे में जल्दी से थंडरबोल्ट रॉस को बताते हैं। जिसके बाद ये बात जानते थंडरबोल्ट रॉस जल्दी से ऑर्डर देता है और अपनी मिलिट्री को लेकर भी सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल जाता है, ताकि जापान कंट्री से पहले वो सेलेस्टियल आइलैंड पर पहुंच जाए और सारे एडमेंटियम को अपने काबू में ले ले। और अब क्योंकि दोस्तों जापान और यूएसए जैसी दो बड़ी बड़ी कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में ये बात फैल जाती है कि शायद से एडमेंटियम को लेकर जापान और यूएसए के बीच वॉर होने वाली है। अब इधर ये सारी बात जैसे सैम और टॉरस को पता लगती है, वैसे वो लोग भी जल्दी से अपने सूट में सूट अप होते हैं और तेजी से सीधा सेलेस्टियल आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस का वॉरशिप देखता है और इसीलिए वो जल्दी से उसके अंदर आता है एंड वो रॉस से मिलता है। यहाँ पर सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस को समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। बट इन दोनों की बातचीत के दौरान हम दूसरी साइड लीडर को देखते हैं, जो कि सैम विल्सन से बचकर भागने के बाद सीधे घर में घुसता है और वहाँ पर एक फोन लेकर यूएस के दो पायलट्स के वायरलेस को हैक कर लेता है। और ये दोनों पायलट्स इस टाइम पर सेलेस्टियल आइलैंड के पास ही होते हैं और इसीलिए लीडर फोन से दूर रहकर उन दोनों को अपने वश में कर लेता है और उन दोनों से जापान पर हमला करने के लिए कहता है। जिसके बाद यूएस के दोनों पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को लेते हैं और यूएस के वॉरशिप्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर जापान को ऐसा लगता है कि यूएसए ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और शायद से ये वॉर की शुरुआत हो चुकी है। एंड इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में जापान भी अपने दो एयरक्राफ्ट भेजता है, जिसके बाद चारों एयरक्राफ्ट के बीच फाइट होने लगती है। बट ये देखकर सैम विल्सन और उसका दोस्त टॉरस जल्दी से वहां पर आते हैं और वो यूएसए के दोनों एयरक्राफ्ट को रोककर उन दोनों के पायलट्स को बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद सैम विल्सन जापान को समझा देता है कि ये कोई वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनके दो सोल्जर्स ने बिना परमिशन के फायरिंग कर दी थी। और फिर इसलिए हम ये देखते हैं कि यूएसए और जापान दोनों के बीच की वॉर जो की होने वाली थी वो रुक जाती है और दोनों देश अपनी अपनी मिलिट्री लेकर अपने अपने देश की एंट्री होती है, यानी कि विंटर सोल्जर की। और विंटर सोल्जर यानी कि बकी बास यहाँ पर सैम से मिलने आया होता है एंड वो सैम से कहता है कि उसकी लड़ाई के बारे में उसने न्यूज में देखा था। लेकिन यहाँ पर सैम से मिलने के बाद ही वो थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है और उसके जाते टाइम हमें पता लगता है कि बकी यूएसए के अंदर एक पॉलिटिशियन बन गया है। लेकिन हम इन सारी चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जाती है ताकि एडमेंटियम को लेकर जापान और यूएसए के बीच जो टेंशन हो गए थे और दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जापान और यूएसए लड़ने वाले हैं, उन सारी चीजों को पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया जा सके। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फेल हो गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अभी भी थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला करूंगा और मैं ये पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि थंडरबोल्ट रॉस कितना ज्यादा ईवल और बुरा इंसान है। अब दोस्तों इसी दौरान हमें पता लगता है कि असल में थंडरबोल्ट रॉस को काफी साल पहले से एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी और डॉक्टर्स भी थंडरबोल्ट रॉस को बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन जब थंडरबोल्ट रॉस ने इस बारे में लीडर को बताया, तब लीडर ने अपने तेज दिमाग की मदद से थंडरबोल्ट रॉस की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और उसके लिए खास तरह की दवाई को इन्वेंट किया, जिस दवाई की एक गोली थंडरबोल्ट रॉस रोज खाता है। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को ये पता नहीं था कि लीडर हर बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिलाता था और उस दवाई को थंडरबोल्ट रॉस सालों से ले रहा है। इसी वजह से अभी थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा गामा रेडिएशन भर चुका है और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही थंडरबोल्ट रॉस देखते देखते रेड हल्क बन जाता है और वो बेकाबू होकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और आसपास का कोई भी सोल्जर उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन फिर ये चीज देखने के बाद सैम विल्सन सबसे पहले तो सोल्जर्स के हाथों द लीडर को अरेस्ट करवाता है एंड देन वो जल्दी से रेड हल्क को रोकने के लिए आता है। जिसके बाद ही रेड हल्क और सैम विल्सन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में हम क्लियरली देखते हैं कि रेड हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इस फाइट के अंदर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड को जमीन में गाड़ देता है और उसके वाइब्रेनियम से बने दोनों पंखों को भी तोड़ देता है, जिस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। लेकिन तब उसके बाद ही वो थंडरबोल्ट रॉस को रोकने के लिए उसके सामने उसकी बेटी बेटी रॉस का नाम लेता है और वो थंडरबोल्ट रॉस से कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपनी बेटी थंडरबोल्ट रॉस के लिए शांत होना ही पड़ेगा। और फिर दोस्तों हम भी देखते हैं कि बेटी रॉस का नाम सुन के थंडरबोल्ट रॉस भी कुछ ही टाइम में शांत हो जाता है और फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही थंडरबोल्ट रॉस को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे उसी जेल के अंदर डाल दिया जाता है जिस जेल के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंटमैन, फैल्कन, वांडा और होकाई को डाला गया था। लेकिन फिर कई दिन बीतने के बाद सैम विल्सन इस जेल में बेटी रॉस के साथ आता है और वो इस जेल के अंदर बेटी रॉस को उसके फादर थंडरबोल्ट रॉस से मिलवाता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रॉस को अपनी बेटी बेटी रॉस से मिलकर काफी खुशी होती है। इसके साथ ही अब क्योंकि सैम विल्सन ने साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रॉस पर अटैक करवाने वाला द लीडर है, इसलिए इस बात को साबित करने के बाद ही वो आइजा ब्रैडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है और अपने दोस्त आइजा ब्रैडली को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन आता है और इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस जेल के अंदर थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था उसी जेल के अंदर लीडर को भी रखा जाता है और इसीलिए